और कभी-कभी इन जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से बाजार 10-15% नीचे जा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा निक मरे का एक कोट याद रखता हूँ। वो हमेशा बोलते हैं कि ऑल करेक्शंस आर टेम्पररी, ऑल रैलीज आर परमानेंट। लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ अ गुड इकोनॉमी इज ऑलवेज अपवर्ड्स। कि लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन ऊपर होता है। एसेट एलोकेशन के जरिए, अलग-अलग एसेट क्लास के जरिए अपने टाइम होराइजन के हिसाब से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। कि 2013-14 में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, न्यूज इज टू द माइंड व्हाट शुगर इज टू द बॉडी। तो ये दो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सेव मोर, सेव फॉर लॉन्ग। इफ यू टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स, एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ। वाइज और लंबे अरसे इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उनके गुरु ने बोला था कि आपका और मेरा काम है यूनिट्स इकट्ठा करना। तो आप ज्यादा यूनिट्स तब इकट्ठा करोगे जब उसका भाव सस्ता हो। तो नॉर्मली 90% लोग या 99% लोग राइजिंग एनएवी को सेलिब्रेट करते हैं। मैं उस कैंप में हूँ जो फॉलिंग एनएवी को सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि इससे मेरी यूनिट का कलेक्शन ज्यादा हो जाए। तो जनरली साइंस ऑफ बबल्स मेरे हिसाब से, मैं मैथमेटिकली वैल्यूएशन के हिसाब से देखता हूँ, वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि बहुत महंगे वैल्यूएशन पे जब कंपनीज मार्केट में ट्रेड करना शुरू हो जाती है तो वो एक साइन ऑफ बबल है। बहुत सारे आईपीओ जब आते हैं वो एक साइन ऑफ बबल है। इंटरेस्ट रेट्स अपने नेचुरल लेवल से बहुत नीचे चले जाते हैं। देखिए, इंडेक्स और ईटीएफ आपको सेम एक्सपोजर दे रहा है। तो बिटवीन द टू, इंडेक्स फंड का ये एडवांटेज है कि आप डायरेक्टली किसी भी मोबाइल ऐप पे, किसी भी म्यूचुअल फंड के ऐप पे जाके आप खरीद सकते हो। तो ये इस तरह से मैंने अपने पोर्टफोलियो का डिजाइन किया है। सो ब्रॉडली ये है 65 रुपया इक्विटी में, 25 रुपया डेट में और 10 रुपया गोल्ड। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ में। आज हमारा तीसरा एपिसोड है और आज हम लोग मिलने वाले हैं एक और जबरदस्त पर्सनालिटी से। हम लोग डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस, और म्यूचुअल फंड ही नहीं, साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों के माइंड में आते जाते रहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज के शो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कल्पिन पारेख जी से। अगर आप डीएसपी म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आपको 1860 तक जाना पड़ेगा। आज की डेट में इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फंड हाउसेज इन द इंडस्ट्री विद एन AUM ऑफ ओवर 1.07 लाख करोड़। एंड पर्सनली आपको एक बात बताऊं, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, वो अपनी बातों को आम जनता तक बहुत सरलता से पहुंचा सकते हैं। और आज के एपिसोड में आपको ऐसा जरूर देखने को मिलेगा। आप इस बात को फील करेंगे कि कितनी सरलता से कल्पिन साहब ने जो है अपनी बातें आप तक पहुंचा दी हैं, बहुत ही सिंपल मैनर में, ताकि एक लेमैन को भी समझ आ जाए। सो कल्पिन हैज ओवर 19 years of experience in finance and asset management company. Prior to joining DSP Mutual Fund, he was the managing director and head of sales and marketing at IDFC Mutual Fund. He was also with Birla Sun Life Asset Management Company Limited and ICICI Prudential Asset Management Company Limited after the beginning of his career with L&T Finance Limited. Kalpin holds a master's degree in management studies in finance from Narsi Munji Institute of Management Studies. कल्पिन सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करने का मौका मिला है। तो ये मौका बिल्कुल भी हम गवाएंगे नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से हमारे लेमैन इन्वेस्टर्स के लिए इसको आंसर करेंगे, ताकि वो लोग अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाएँ। सबसे पहला सवाल मेरे पास है, ये एक बहुत ज़्यादा ना, हम जब इंडिया में बैठते हैं और ट्विटर पे जाते हैं या न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं, तो हमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। चाहे फिर वो यूक्रेन रशिया की हो या चाइना ताइवान की हो, इन इश्यूज़ का, इन जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ का हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे क्या इम्पैक्ट आपको लगता है आएगा, और हमें क्या करना चाहिए इन इश्यूज़ को लेके? मैंने अपना करियर 98 में शुरू किया था और उन दिनों में 22-25 साल हो गए। इन पिछले 24 से 25 साल में ऐसा कोई भी साल नहीं रहा होगा जब कोई ना कोई चीज़ का टेंशन नहीं था। तो लाइफ में टेंशन हर दिन होता है। कभी हमारे खुद की लाइफ का, कभी हमारे कमाई के रन रेट का, कभी हमारे करियर का, कभी बच्चों का। तो इतने सारे टेंशन को छोड़ के हमें जियोपॉलिटिकल का टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसे समझने में काफ़ी टाइम लगा। तो मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि मेरे 25 साल का जो एक एक्सपीरियंस रहा है, वो ये है कि दुनिया में हर दिन किसी न किसी चीज़ का टेंशन होगा जो आपको ये बोलेगा कि पैसा इन्वेस्ट मत करो। और जबकि इन्हीं 25 से 40 साल में 100 रुपए का जो सेंसेक्स था वो आज 55,000 या 60,000 हुआ है। राइट। तो मेरा ये मानना है कि ये उतार चढ़ाव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते रहेंगे और इससे हमें डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
अगर आपको और मुझे पता है कि चाइना और ताइवान के बीच में कुछ हो रहा है या रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ हो रहा है, तो बाजार को हमसे पहले पता चल जाता है और ये भाव में सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बाजार को ऑलरेडी मालूम है कि ये टेंशन हो रही है और कभी-कभी इन जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से बाजार 10-15% नीचे जा सकता है। जा चुका भी है। पिछले 6-8 महीने में हमने देखा है मार्केट्स फेल बाय 18 टू 20% और फिर वापस ऊपर आया है। तो यहाँ पे मैं हमेशा निक मरे का एक कोट याद रखता हूँ। जहाँ उन्होंने और निक मरे एक अमेरिका के बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजरी कोच है। वो हमेशा बोलते हैं कि ऑल करेक्शंस आर टेम्पररी, ऑल रैलीज आर परमानेंट। So what he means by this is कि generally long-term trend of a good economy is always upwards. Long-term trend of the stock market of a good economy is always upwards. और हर 2 साल में बीच-बीच में झटके आते रहेंगे। हमें इन करेक्शंस के एडवांटेज लेने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए और हमारे अंदर एक टेम्परामेंट होना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टर वो होता है या वो बनता है जो ये एक लाइन को याद रखे कि लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन ऊपर होता है, बीच-बीच में शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव आएंगे और इसको मैनेज कर सकते हैं एसेट एलोकेशन के जरिए, अलग-अलग एसेट क्लास के जरिए अपने टाइम होराइजन के हिसाब से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और लास्ट ये बताऊंगा कि 2013-14 में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में बाय अ वेरी सेलिब्रेटेड ऑथर कॉल्ड रॉल्फ डोबेली। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा था दैट न्यूज़ इज टू द माइंड व्हाट शुगर इज टू द बॉडी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट। सो जनरली हमारा पैसा अगर 20, 30, 40, 50 साल का है, क्योंकि रियल वेल्थ क्रिएशन लंबे अरसे के बाद होता है, बैक एंडेड होता है, तो आज के इवेंट्स का कोई कनेक्शन नहीं होगा 20 साल के बाद के आउटकम पे। वेदर पॉजिटिव इवेंट हो आज तो भी ज्यादा खुश मत हो जाइए और नेगेटिव इवेंट है तो ज्यादा दुखी मत हो जाइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक बड़ा ही अजीब सा एक डेटा मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है तो आपसे पूछता हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 42% का डिक्लाइन आया है, ऐसी हेडलाइन आई थी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर। और इन्वेस्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं इस समय? आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसको लेके जो 42% का हम लोग डिक्लाइन देख रहे हैं? अगेन ये और एक डेटा पॉइंट है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है आपके इन्वेस्टिंग की जर्नी में। ये एक टैक्टिकल डेटा पॉइंट, एक नॉइजी डेटा पॉइंट है। हमारे इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है कि हम हर हफ्ते डेटा पब्लिश करते हैं इनफ्लोज और आउटफ्लोज का। तो डेटा पॉइंट ये है कि इस महीने में जुलाई के महीने में, जून के महीने में अगर 100 रुपए का नया इनफ्लो आया था तो जुलाई के महीने में 60 रुपए का इनफ्लो आया है। तो लेकिन ये 60 तो आया ही है विच इज ओवर एंड अबाउ द एंटायर बेस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। और हर महीने का जो डेटा पॉइंट होता है वो काफी वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। इट इज लाइक सेइंग कि आज टेम्परेचर 2 डिग्री ज्यादा है और कल 2 डिग्री कम हो गया, तो क्यों ज्यादा हुआ या क्यों कम हुआ, कोई इसके मायने नहीं है। तो सबसे पहला मेरा ये पॉइंट है कि डेटा पॉइंट का कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे रिटर्न्स के आउटकम में। दूसरा क्यों हो रहा है उसका मैं जवाब आपको दे सकता हूँ। उसका जवाब ये है कि देखिए पिछले 3-4 साल में बाजार एक ऊपर के लेवल पे गया है और पिछले 6 महीने में नीचे जाके फिर से बहुत स्पीड से 15% से ऊपर आया है। तो बहुत इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना होता है या जिन्हें पैसा निकाल के कुछ और काम में लगाना होता है, तो वो राइजिंग मार्केट का एडवांटेज लेके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इस महीने का जो नेट इनफ्लो है वो पिछले महीने से थोड़ा नीचे है। राइट सर, मुझे जो समझ आया अभी ये 2 क्वेश्चंस के बाद कि मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स पे ज़्यादा ध्यान एक लेमैन इन्वेस्टर को नहीं देना चाहिए। इज़ इट राइट? मैक्रो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान हम देते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं मैक्रो को, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत रेलेवेंस होता है रिस्क और रिवॉर्ड में, लेकिन इनको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं होता है। और मैक्रो में क्या है, 1000 वेरिएबल होते हैं और कौन सा वेरिएबल कब कितना इम्पैक्ट करेगा ये हाइंडसाइट में ही पता चलता है। तो मेरे हिसाब से जो हमारे आप जैसे आम आदमी है, हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हर महीना हम सेव कितना कर सके और कितने लंबे समय तक सेव कर सके। अगर हमारा समय छोटा है तो हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादातर डेट फंड्स होने चाहिए, इक्विटी नहीं होने चाहिए। अगर हमारा टाइम होराइजन 7 साल से लंबा है तो इक्विटी फंड्स होने चाहिए। तो ये 2 बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सेव मोर, save for long. If you take care of these two things, everything else is taken care of. Lastly, मैक्रो के वजह से बाजार में उतार चढ़ाव होंगे, आपकी एनएवी ऊपर जाएगी फिर नीचे भी जाएगी। कोविड के शुरुआत में 2 महीने में एनएवी 40% नीचे आ गई
और नीचे आने के बाद 150% ऊपर भी चली गई। तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं था। लेकिन जो इन्वेस्टर हर महीना अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके लिए फॉलिंग मार्केट तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आप ज़्यादा यूनिट्स इकट्ठा कर राइट। सकते हो। और ये जो दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड और अमीर इन्वेस्टर और सबसे वाइज और लंबे अरसे इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उनके गुरु ने बोला था कि आपका और मेरा काम है यूनिट्स इकट्ठा करना। तो आप ज्यादा यूनिट्स तब इकट्ठा करोगे जब उसका भाव सस्ता हो। तो नॉर्मली 90% लोग या 99% लोग राइजिंग एनएवी को सेलिब्रेट करते हैं। मैं उस कैंप में हूँ जो फॉलिंग एनएवी को सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि इससे मेरी यूनिट का कलेक्शन ज्यादा हो जाए। सर एक बार मैंने ना ये सेम बात जो है मैंने भी कहीं पे बोली थी कि लॉन्ग टर्म में जो है मार्केट्स ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, लॉन्ग रन में मार्केट्स ऊपर ही जाती हैं। तो मेरे पास ना एक काउंटर क्वेश्चन आया था कि अगर हम देखिए इंडिया को छोड़ के अगर हम जापान के पास जाते हैं, तो हम देखिए हम बिल्कुल। जाते हैं जापान की, हमने देखा कि उसका इंडेक्स जो है कई सालों तक वो स्टैग्नेंट रहा। तो इस पे क्या थॉट्स हैं सर? वेरी वेरी गुड पॉइंट। आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, बिकॉज हमें इन्वेस्टिंग में या दुनिया में किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जापान तो चलो एक एग्जांपल है जहां पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसका ग्रोथ रेट ही कोलैप्स हो गया पिछले 20 से 30 साल में। वहां पे कोई ग्रोथ ही नहीं था, तो फिर रिटर्न क्यों बनना चाहिए? तो रिटर्न बनने के दो तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक है कि टाइम लंबा होना चाहिए। दूसरा, उस इकोनॉमी में जो कंपनीज है जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होनी चाहिए। उन कंपनीज की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 13 से 15 से 20% के आसपास होनी चाहिए, और एक ग्रोथ मिलना चाहिए वहां पे। और सबसे महत्वपूर्ण, जो जिसे सब काफी इग्नोर करते हैं, कि ये दो कंडीशन को आप क्या भाव पे खरीद रहे हो। अगर आप पूरी बाजार को सस्ते वैल्यूएशन पे खरीदते हो, तो बहुत अनलाइकली कि आपका पैसा नहीं बनेगा। और अगर आप इन बाजार को बहुत महंगे भाव पे खरीदोगे, तो मोस्ट लाइकली पैसा नहीं बनेगा। अब हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं। चाइना में 30, अगर मैंने आपको 10 साल पहले ये बोला होता कि 3 देश है बहुत बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक्स, अमेरिका, चाइना और इंडिया, दीज आर द 3 बिग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और अगर मैंने आपको एक लिस्ट दिया होगा कि चाइना सबसे ज्यादा ग्रो करेगा स्पीड में, उसका ग्रोथ रेट 8 से 9% का रहेगा। इंडिया का ग्रोथ रेट नंबर 2 होगा अराउंड 5 से 6%। और अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो 3 से 4% होगा। तो आप कहाँ पैसा लगाओगे? तो नॉर्मली आप पहले चाइना, फिर इंडिया और फिर अमेरिका में लगाओगे। अब पिछले 10 साल का जो एक्चुअली रिटर्न बना, वो यूएस में ज्यादा बना, फिर इंडिया में ज्यादा बना उसके बाद, और सबसे कम चाइना में बना, जिसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा थी। तो बीच बीच में ऐसे फेजेस आ सकते हैं जब टेम्पररी फ्लक्चुएशंस की वजह से ये लॉन्ग टर्म की थीसिस ब्रेक हो जाए। और जैसे चाइना के केस में रिसेंट जो वहाँ के रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स हुए, उससे इन्वेस्टर्स का एक कॉन्फिडेंस शेक हो गया कि ये देश में पैसा वापस भी निकलेगा कि नहीं पता नहीं, बिकॉज सडनली आउट ऑफ द ब्लू गवर्नमेंट ने अपने रेगुलेशंस को चेंज कर दिया। तो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है कि जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा कैपिटलिस्टिक हो, जहाँ पे रूल्स को आप ट्रस्ट कर सकते हो, और स्टार्टिंग आपका जो एंट्री वैल्यूएशन है वो सस्ता होना चाहिए या रीजनेबल होना चाहिए। लेट मी गिव यू अनदर डेटा पॉइंट फॉर इंडिया। अगर आपने निफ्टी में 2000 के साल में पैसा लगाया होता, जब इंडिया के मार्केट का वैल्यूएशन, लोग मार्केट के भाव को देखते हैं, भाव को नहीं बल्कि मार्केट के वैल्यूएशन को देखना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो या फ्री कैश फ्लो यील्ड या डिविडेंड यील्ड, ऐसे 3 4 5 अलग अलग वैल्यूएशन के वेरिएबल है। ये एक अच्छा इंडिकेटर है आपको बताने के लिए कि आपका लॉन्ग टर्म का रिटर्न अच्छा होगा या बुरा होगा। तो बहुत ही क्रूडली, अगर इंडिया का जब जब मार्केट का वैल्यूएशन 15 से नीचे रहा है, तब तब अगले 10 साल का रिटर्न आपके डेट फंड से 3 गुना ज्यादा मिलता है। मान लो अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट का दर 6% है और आपने बहुत सस्ते बाजार में इन्वेस्ट किया, तो अगले 5 से 10 साल का रिटर्न 15% के आसपास बना है। जब जब आपका एंट्री पी बहुत ज्यादा होता है, 25 या 30 का, जो 2000 के साल में था, 2008 की तेजी में था, कोविड के पहले जो एक तेजी हुई थी तब था, तब तब अगले 5 से 10 साल का रिटर्न कम हो जाता है, फिक्स्ड इनकम जितना हो जाता है। तो स्टार्टिंग वैल्यूएशन भी बहुत मैटर करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, जिन्हें लमसम करना होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर, एंड मेरा ये मानना है कि ये वीडियो देखने वाले काफी ज्यादा इन्वेस्टर एसआईपी वाले इन्वेस्टर होंगे जो हर महीना अपना पैसा लगाते हैं, उनको वैल्यूएशन से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप 10 साल की एसआईपी करते हो तो आप 60 महीने में अपना पैसा एवरेज करते हो। अगले 60 महीनों में, विच इज अगले 120 हो गए। 60 नहीं, 120 महीने, एक अगले 10 साल के 120 महीने में बाजार सस्ता भी होगा, महंगा भी होगा, और रीजनेबली प्राइस भी होगा। तो उसमें ये सब एवरेज आउट हो जाता है। जस्ट टू गिव डेटा एंड नॉट इंग्लिश पे कभी भरोसा मत कीजिए, हमेशा स्पीकर को डेटा के साथ बात करने के लिए आपको मांग करनी चाहिए। 2008 का जो सबसे पीक डेट था, बबल का डेट, उस दिन अगर आपने लमसम में पैसा लगाया होता, दिस वाज 7 जैन 2008,
उस दिन से अगले 5 साल तक निफ्टी का रिटर्न वर्चुअली ज़ीरो था। क्योंकि बीच में निफ्टी 50% गिरा, फिर डबल हो गया तो वापस उसी भाव पे आ गया और फिर 3-4 साल कहीं नहीं गया। तो 5 साल का रिटर्न ज़ीरो था। लेकिन उसी 5 साल के दौरान अगर आपने एसआईपी की होती निफ्टी में, तो आपका रिटर्न 7 से 7.5% होता, क्योंकि आपने मंदी में भी यूनिट्स खरीदे। तो मेरा ये मानना है कि क्या इंडिया जापान बन सकता है? हू नोज़? एनीथिंग कैन हैपन इन द वर्ल्ड। वो तो होने के बाद ही हमको पता चलेगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है? आज की तारीख में इंडिया एक स्टेबल देश है, जिसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टेबल है, इन्वेस्टर्स को रिस्पेक्ट करता है, कैपिटल को रिस्पेक्ट करता है, ग्रोथ है, अच्छी कंपनीज है। एक ही नेगेटिव है जो इंडिया में आज की तारीख में ये है, वो ये है कि जितनी भी अच्छी कंपनी है ये थोड़ी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से आगे के 10 साल का रिटर्न शायद पीछे के 10 साल के रिटर्न से थोड़ा कम हो। बहुत बढ़िया इंसाइट्स है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इंसाइट्स आपने दी हैं लेमैन इन्वेस्टर्स के लिए। एक सर आपने ना बीच में एक बात बोली थी कि हम जो ये बात कर रहे थे, चाहे हम 42% जो हमारा फ्लो कम हुआ उसकी बात कर रहे थे और रशिया यूक्रेन की बात कर रहे थे। आपने बोला था दीज़ पॉइंट्स आर नॉट रेलेवेंट फॉर द रिटर्न्स। तो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर रिटर्न्स? या मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछूं, सो हाउ अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मतलब व्हाट आर द बेंचमार्क्स और पैरामीटर्स दैट अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर शुड कीप इन माइंड? कि रिटर्न्स बेसिकली 3 या 4 कंपोनेंट होते हैं रिटर्न के, कि एक है कि आप जहाँ भी पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप 50 से 60 कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो इन कंपनीज़ का ग्रोथ रेट क्या होगा? तो मान लो, लेट्स अज्यूम, इसी इंडिया में नॉर्मली कॉर्पोरेट इंडिया का ग्रोथ रेट 10 से 15% के बीच में फ्लक्चुएट होता है। तेजी में 15% जाता है, जब इकोनॉमी की साइकिल स्लो होती है तो 10 पे आ जाता है। लेट्स बी कंजर्वेटिव, लेट्स टेक 10% का प्रॉफिट ग्रोथ मिलेगा देश को, अपने कॉर्पोरेट्स को। उसके ऊपर नॉर्मली इन कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज है, ये डिविडेंड पे करती है। नॉर्मली आज की तारीख में इंडिया का डिविडेंड यील्ड रफली 2% है। तो हर साल आपको 2 रुपया 100 रुपये पे डिविडेंड के जरिए मिलेगा। तीसरा होता है कि आपका स्टार्टिंग वैल्यूएशन, और जब भी आप पैसा निकालोगे 10 साल बाद या 5 साल बाद या 30 साल बाद, आपका वैल्यूएशन तब क्या होगा? ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो रिटर्न में या तो जोड़ेगा या थोड़ा कम कर देगा। तो अभी फिलहाल हमारा वैल्यूएशन 18 टाइम्स पे है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से है। तो मान लो जब भी आप पैसा निकालोगे 10-15 साल बाद, अगर वैल्यूएशन यही वैल्यूएशन पे रहा, तो वैल्यूएशन से आपके रिटर्न में कुछ भी ऐड या डिलीट नहीं होगा। वैल्यूएशन अगर ज्यादा हो गया, आज 18 का वैल्यूएशन अगर मान लो 25 हो गया, सो 25 डिवाइड बाई 18 माइनस 1 इज रफली अराउंड 20% ग्रोथ इन वैल्यूएशन। सो 20% ग्रोथ ओवर अ 20 ईयर पीरियड इज 1% एक्स्ट्रा रिटर्न। तो उससे 1% रिटर्न में ऐड हो जाएगा। और अगर उल्टा हुआ, 18 का वैल्यूएशन 15 हो गया, तो थोड़ा रिटर्न कम हो जाएगा। सो लेट्स अज्यूम वैल्यूएशन को फोरकास्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपके एग्जिट डेट के ऊपर। और आज अगर 5 करोड़ इन्वेस्टर है इंडिया में, 5 करोड़ इन्वेस्टर का जो Right. एग्जिट डेट और एंट्री डेट अलग अलग हो सकता है। चलो एंट्री डेट सेम है, मान लो सब आज डाल रहे हैं, लेकिन कौन कब एग्जिट करेगा, यू एंड आई डोंट नो। तो कीप द वैल्यूएशन डायमेंशन आउट, जस्ट फोकस ऑन अर्निंग्स ग्रोथ एंड 2% डिविडेंड यील्ड। तो 12% के आसपास एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें से आप खर्चा निकाल दीजिए, जो भी खर्चा होगा इन्वेस्टमेंट का, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न ये होगा, प्लस और माइनस द रिटर्न्स फ्रॉम वैल्यूएशन एक्सपेंशन और वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन। तो यही एक सिंपल फॉर्मूला है जो इन्वेस्टर को ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर कैसे कर सकते हो? जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जैसे मैं मेरा एक पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ कि लास्ट ईयर जब बाजार बहुत महंगा था, ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में बोल रहा हूँ, ये 23 या 24 पे था। सो नॉर्मली इंडिया में ये 10 से 25 के रेंज में घूमता है। जब बहुत मंदी हो जाती है तो नीचे में सस्ता होता है जब बाजार, तो ये 10 के पी पे हो जाता है। तब आप सब कुछ बेच के इक्विटी फंड में डाल दो पैसा, आई डोंट माइंड। और जब बहुत तेजी होती है, जब हेडलाइंस बहुत अच्छी होती है, जब बहुत पैसा आता है, तो ये ऊपर में 25 के पी पे चला जाता है। यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा, अगर आपका टाइम होराइजन कम टाइम का है, तो पूरा पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए, तो ज्यादातर फिर डेट में या हाइब्रिड फंड्स में रखना चाहिए। अब पिछले साल रफली 23-24 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल था। तो जो नया पैसा मुझे मिल रहा था या मेरे पास आ रहा था अपने सैलरी से या अपने परफॉर्मेंस पे से, I would prefer to do a hybrid fund which has more of debt, temporary debt rather than equity. So this is how I would apply some of these concepts in my personal investing. Now, where does macro play a role? Macro से आपका ये वैल्यूएशन जो है थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। मैक्रो जब बहुत अच्छा होता है तो वैल्यूएशन ऊपर चला जाता है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का रिटर्न अच्छा हो जाता है। बट नया इन्वेस्टर जो है उसके लिए बाजार महंगा हो जाता है और उसका फ्यूचर रिटर्न थोड़ा कम। सो मेरे हिसाब से बाजार में मैं बहुत खुश होता हूँ पैसा लगाने के लिए, जब मैक्रो खराब हो,
जब करेंसी टूटती है हमारी, जब उसके वजह से वैल्यूएशन नीचे हो और स्टॉक प्राइसेस और आपकी यूनिट्स की एनएवी भी नीचे हो। जब सब कुछ नेगेटिव हो और तब आप इन्वेस्ट कीजिए, तो जनरली यहाँ से आपका रिटर्न अच्छा राइट। बनाने का मौका ज़्यादा बनता है। और जब जो आपने पहले सवाल में पूछा था जापान में जो 20 साल, 30 साल रिटर्न नहीं बना, क्योंकि जो स्टार्टिंग वैल्यूएशन था जापान का उस दिन 30 साल पहले, वो इतना महँगा हो गया था कि उसमें तो उसके बाद के 5 साल बाद अगर किसी ने पैसा डाला होगा तो उसने 10 साल में पैसा बनाया होगा। बट बबल में अगर पैसा इन्वेस्ट किया और 10 साल में एक बार हर देश में एक बबल बिल्ड हो जाता है। तो आप अगर बबल को अवॉइड कर सकते हो तो अपने आप राइट, राइट। रिटर्न नहीं बनने बबल का को रिस्क कम हो पहचानने के लिए जाता है। कुछ खास आपके पास टिप्स हों कि बबल बन चुका है? सो बबल के टिप्स तो रिपीट होते हैं हर 7-8 साइकिल में। जब बबल रिपीट होता है तो सेम टेक सेम डेटा हाँ। पॉइंट्स रिपीट होते हैं। बहुत सारे आईपीओज आते हैं। बहुत सारे आईपीओज कब आते हैं? आईपीओज कौन लेके आता है? जो जहाँ पे कंपनी को नया कैपिटल रेज करना है। तो आज अगर मैं कंपनी चला रहा हूँ, मुझे नया कैपिटल रेज करना है, तो मेरे लिए तो अच्छा होगा अगर मेरी कंपनी का प्राइस ज्यादा हो, क्योंकि मैं ज्यादा प्राइस पे कैपिटल रेज कर सकता हूँ। तो जो मेरे लिए अच्छा होगा वो इन्वेस्टर के लिए रिलेटिवली कम अच्छा होगा, क्योंकि आप महंगा खरीद रहे हो आईपीओ। लेकिन नॉर्मली जब आईपीओ बहुत सारे आने लगते हैं तो हमारे जनरली बिहेवियर में एक तेजी आ जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है और पैसा लगाना, क्योंकि इस मोमेंटम में शॉर्ट टर्म रिटर्न अच्छा दिखता है। एक एक 2-2 महीने में आप 3-4 साल का रिटर्न बना लेते हो, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होता है। तो जनरली साइंस ऑफ बबल्स मेरे हिसाब से मैं मैथमेटिकली वैल्यूएशन के हिसाब से देखता हूँ। वो एक एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि बहुत महंगे वैल्यूएशन पे जब कंपनीज मार्केट में ट्रेड करना शुरू हो जाती है, तो वो एक साइन ऑफ बबल है। बहुत सारे आईपीओ जब आते हैं वो एक साइन ऑफ बबल है। इंटरेस्ट रेट्स अपने नेचुरल लेवल से बहुत नीचे चले जाते हैं, वो एक बबल है। जैसे दुनिया भर में अगर इंटरेस्ट रेट 0% पे आ गए, वो एक बबल है। इंडिया एज अ कंट्री जिसे कैपिटल की बहुत जरूरत है, इंडिया इज अ कैपिटल स्टाउट कंट्री। हमारा एवरेज इंटरेस्ट रेट 7 से 8% होना चाहिए, लेकिन अगर वो 5 और 6 पे या 4 पे चले जाए, वो एक साइन ऑफ बबल है। जब पैसा बनाना बहुत आसान हो जाता है, वो एक बबल है। जब जब दिन रात 12 महीने मेहनत करके इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओज इतनी मेहनत करके हजारों लोगों की फौज के साथ पूरे साल में 10 से 12% रिटर्न बनाते हैं अपने कंपनी में, या 15% बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक एक एक महीने में 50% ऊपर खुलते हैं, तो वो एक साइन ऑफ बबल है। तो ये बहुत ही आसान है। जब पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत मन हो, वो एक साइन ऑफ बबल है। जब पार्टीज में इन्वेस्टिंग की बात हो, जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मन ज्यादा हो। राइट, राइट, क्या बात है। सब बबल की बात तो हमने कर ली। अब अगर मैं पिछले 15-20 दिन या 1 महीने को छोड़ दूँ और उससे पहले की अगर मैं इस साल की मार्केट की मूवमेंट को देखता हूँ, तो क्या आप ये कह पाएँगे कि एक बियर मार्केट थी वो? मैं ना, हुँ, बेयर और बुल मार्केट के डेफिनेशंस बहुत सारे होते हैं नीरज, बट मैं अगेन हुँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसमिस योर क्वेश्चन, बट इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, हुँ, बिकॉज ये प्रिडिक्शन के जोन में चला जाएगा। कि क्या वो भाव फिर से आएगा, क्या हम यहाँ से और 20% गिर सकते हैं, या वो परमानेंट बॉटम यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, मुझे नहीं पता है। नॉर्मली मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और डीएसपी की एक इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है। हम ये बोलते हैं कि फोरकास्टिंग एस्ट्रोलॉजी का काम है, और फोरकास्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म 6 महीना 1 साल की मूवमेंट होती है। हमारा ये मानना है कि बाजार अभी ऐसे फेज में है जहाँ पे दोनों डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी है। ये एक डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी है कि जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए हैं, लिक्विडिटी कम हो रही है। वहाँ के फेडरल रिजर्व ने बोला है कि सेंट्रल बैंक अपनी हर महीने का जो वो लोग बॉन्ड के परचेज कर रहे थे पिछले 5-10 साल से, उसको कम कर देंगे। तो अगर ग्लोबल लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, तो अपना बाजार कंसोलिडेट हो सकता है 1-2 साल के लिए, या इसका ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। इन्फ्लेशन ऊपर है, अब नीचे आना शुरू हुआ है, लेकिन जितने भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस है, एनर्जी के प्राइसेस है, ये सब पिछले 1 साल में काफी ऊपर गए। तो उसके वजह से कंपनीज के मार्जिन पे प्रेशर है। तो वो अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, या अगले 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, तो उसमें थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर दिख सकता है। तो एक बाजू ग्लोबल हेडविंड्स है कि लिक्विडिटी कम होगी, दूसरी बाजू कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो रही है, तीसरी बाजू इंडिया में इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है कि लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सेविंग्स में से खर्चे बढ़ रहे हैं, तो सेविंग्स का अमाउंट डिप होता है।
तो या जब सेविंग्स डिप होती है तो उनका जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इकोनॉमी की अगर डिमांड कम होगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, सिस्टम की लिक्विडिटी कम होगी, ये तीनों कंडीशन में बाजार थोड़ा साइडवेज जा सकता है या डाउनवर्ड ट्रेंड ले सकता है। तो इसलिए वी वुड नॉट बी वेरी यूफोरिक कि एक महीने पहले का भाव फिर से ना आए, आ सकता है। इट इज वेरी लाइकली वी कैन अगेन सी अ 10% करेक्शन एंड गो बैक टू वेयर वी वर। ऑल्सो लेट मी गिव यू अनदर डेटा पॉइंट। हमारा बाजार 40 साल से रहा है एग्जिस्टेंस में, 1979 के आसपास से डेटा ट्रैक हो रहा है। हर दूसरे या तीसरे साल में 15 से 20% का करेक्शन होता ही होता है। आप कुछ भी कर लो, ये ऐसा कोई Right. रूल नहीं है कि बाजार हर साल लीनियरली हर दिन ऊपर जाए। इट हैज टू। So let me also tell you that over these 4 decades, 30% of time the markets rise, 30% of times they go nowhere, they are sideways, and 30% balance 30% of one third, one third, one third. The balance one third time it actually declines. तो ये रिपीट होते रहेगा, होते एक रहेगा, एक होते क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, और है। इसको हम आजकल चेंज नहीं बहुत कर ज़्यादा सकते। फेमस होते जा रहे हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स को लेके बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि जागरूकता भी बढ़ रही है एंड पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंडेक्स फंड। इवन जैसे आपने बताया कि वो बबल का साइन है कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में या इक्विटीज़ के बारे में बात होना शुरू हो जाए। तो अभी रिसेंट फेस्टिवल्स के अंदर मैंने देखा कि फैमिली वाज़ टॉकिंग अबाउट इंडेक्स फंड, द एक्सपेंस रेशियो बेनिफिट दे आर गेटिंग, द टैक्स बेनिफिट दे आर गेटिंग। तो इंडेक्स फंड्स को आप कैसे देखते हैं और लेमैन इन्वेस्टर के लिए कितना सूटेबल है ये? देखिए, इंडेक्स फंड हो या एक्टिव या इक्विटी फंड हो, एक्टिव फंड, इंडेक्स फंड इज नथिंग बट पैसिव, जहां पे एक प्री डिसाइडेड लिस्ट होता है। निफ्टी इंडेक्स है तो ये 50 स्टॉक होंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो ये दूसरे 50 स्टॉक होंगे। तो फंड मैनेजर इसमें अपना दिमाग अप्लाई नहीं करता है, जो भी इंडेक्स ने डिसाइड किया ये 50 स्टॉक में वो पैसा लग जाता है। बिकॉज हम इसमें अपना कोई ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, हम इसमें कम खर्चा चार्ज करते हैं। तो जितना खर्चा हम कम चार्ज करेंगे उतना हमारे इन्वेस्टर को उतना बेनिफिट होगा। तो रेगुलर फंड में अगर हम 2% चार्ज करते हैं और इन्वेस्ट इंडेक्स फंड में अगर हम 0.5 चार्ज करते हैं तो 1.5% से स्ट्रेट अवे इन्वेस्टर को एक फायदा हो जाता है। और 1.5% ईयर ऑन ईयर ओवर 10, 20, 30 years इज अ वेरी बिग सेविंग। सो देर इज ह्यूज एडवांटेज। जो इंडेक्स फंड के फादर है, जिन्होंने इंडेक्स फंड सबसे पहले लॉन्च किए थे, जैक बोगल करके है, जिन्होंने वैनगार्ड करके कंपनी खड़ी की थी, उनका बोलना ये था कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन खर्चा है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लाइक अ लीकिंग शिप, if you plug your expenses it will help you. So that is one big advantage of index funds. They are low cost. So basically index funds have two advantages. One, they are low cost and they minimize human errors. So today we as fund managers also make errors. ऐसा गलत है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वही गलती करता है, हम भी गलती करते हैं काफी टाइम, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारी गलती कम हो और ये रिपीट ना हो। तो ये दो चीजों को इंडेक्स फंड एलिमिनेट कर देता है, ह्यूमन बीइंग को एलिमिनेट कर देता है और खर्चे को एलिमिनेट कर देता है। ये माना गया है दुनिया भर में, क्योंकि वहां का डेटा दिखाता है कि बहुत कम फंड मैनेजर्स इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। ये बाहर का डेटा है। इंडिया में अभी तक वो ट्रेंड 50-50 है। पर्सनली मैं किस तरह से देखता हूँ इंडेक्स फंड को, मेरा ये मानना है कि हर इंडेक्स में, मान लो आज निफ्टी में अगर 50 स्टॉक है, 10 से 15 स्टॉक ऐसे हैं निफ्टी में जो मुझे आइडियली अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं कभी नहीं रखूं, क्योंकि या तो प्रोमोटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट की क्वालिटी खराब है, या वो जिन इंडस्ट्रीज में है उन इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक वायबिलिटी खराब है, उन कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डिजिट में है, तो दे जनरली डोंट ऐड वैल्यू in the long run. So ideally I would like to invest in an index fund minus these stocks, and that is where there is a concept of smart index funds or smart beta funds or rules based funds. So my first preference would be to learn about smart index funds and not just index funds. So these smart index funds also are at low cost, also are rules based and hence there is no human intervention. एक बार वो रूल्स बन जाते हैं कि हमको इस तरह की कंपनीज खरीदनी है और इस तरह की कंपनीज को एलिमिनेट करना है, तो उसके बाद कोई इसमें इंटरवेंशन ह्यूमन बीइंग का नहीं होता है और इसके वजह से इसका कॉस्ट भी कम है। तो आपको जो इंडेक्स का लो कॉस्ट एडवांटेज है वो यहाँ पे भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी कैटेगरी है, लोगों को ज्यादा समझना चाहिए इंडेक्स और स्मार्ट इंडेक्स के बारे में। एट द सेम टाइम देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट 40 से 50% फंड मैनेजर्स या फंड्स इंडेक्स को बीट कर पाए अगले 5 से 10 से 15 साल में। और अगर उन्होंने इंडेक्स को आधे या 1 या 1.5% से भी बीट करके खर्चा होने के बावजूद अगर इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमा लिया, तो वो आपका कंपाउंडिंग लॉस है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए तकलीफ कहाँ होती है या मुश्किल कहाँ होती है कि वो कैसे चूज करे कि अगले 10 साल का जो विनर होगा वो आज का विनर है या who is the guy who in the next 10 years will do well। तो काफी जब हम ये इंडस्ट्री में है तो हमें पता है कि कौन से फंड मैनेजर की क्या स्टाइल है,
वो किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करता है। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू पिक माय फंड मैनेजर, बट फॉर अ ले इन्वेस्टर समटाइम्स इट्स नॉट इजी अनलेस ही हैज अ गुड एडवाइजर जो उसे गाइड करे। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला एंड आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड राइट नाउ कि आप बहुत क्लैरिटी के साथ आपने एक लेमैन इन्वेस्टर को समझाया। तो मैं अगर आपकी बात को ही दोबारा रिपीट करना चाहूँ तो ए, इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है। बी, लेकिन अभी भी इंडिया में, इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो 40 to 50% आपने बताया कि फंड्स ऐसे हैं जो बीट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको ढूंढ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और उसके लिए आपको अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की या फिर आपके खुद के रिसर्च की जो है वो जरूरत पड़ सकती है। राइट। और एक बात नीरज इसमें यह है कि होता है। लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि इंडेक्स फंड में भी खर्चा होता है, भले कम होता है लेकिन होता है। तो इंडेक्स फंड तो अपने आप को कभी बीट नहीं करेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड का रिटर्न विल बी द इंडेक्स माइनस सम एक्सपेंस। एक्टिव फंड का रिटर्न विल बी इंडेक्स minus expense plus or minus the alpha that we may generate or delete. So that is the formula. So the formula of index fund is index fund return minus expense. The formula of an active fund is index fund minus expense plus alpha if we do राइट। well, or minus alpha if we don't do well. So these are the trade-offs. There is nothing which is free lunch. राइट, आई थिंक कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसमें फंड मैनेजर रिस्क भी आ गया। अब वो रिस्क भी हो सकता है और रिवॉर्ड भी हो सकता है। बिल्कुल, इफ यू कैन चूज द राइट फंड मैनेजर एंड इफ ही इज रियली अ गुड फंड मैनेजर जिसको पैसा मैनेज करना ठीक से आता हो, जो डिसिप्लिन्ड है, जो रिस्क ठीक से समझता है, जो बैलेंस्ड है, तो मेरे हिसाब से वो फंड मैनेजर की ऑड्स ऑफ डूइंग बेटर देन द इंडेक्स इज ऑन द हायर साइड। राइट। इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है, इंडेक्स फंड के साथ साथ एक और इन्वेस्टिंग का मैं बोलूँगा इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमस हुआ, दैट इज़ ईटीएफ। राइट। तो अब इन्वेस्टर्स के पास एक क्वेश्चन रहता है लेमैन के पास कि वेदर वी शुड गो थ्रू इंडेक्स फंड और थ्रू ईटीएफ्स। तो एक लेमैन को आप क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या चीज़ सही रहेगी? अगर मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई हैव टू ऑप्शंस, वन इज इंडेक्स फंड, अनदर इज ईटीएफ, तो क्या सही रहता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए? देखिए, इंडेक्स और ईटीएफ आपको सेम एक्सपोजर दे रहा है। निफ्टी इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाओ डीएसपी के, या डीएसपी निफ्टी ईटीएफ में पैसा लगाओ, आपको ये सेम 50 स्टॉक में एक्सपोजर देगा। तो दोनों का पहले लेवल का रिटर्न सेम होता है। लेकिन ईटीएफ में ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज पे अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदना या बेचना हो तो उसके लिए आपके पास एक स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट होना जरूरी है और एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो बिटवीन द टू इंडेक्स फंड का ये एडवांटेज है कि आप या बिना कोई ब्रोकिंग अकाउंट के, बिना कोई डीमैट अकाउंट के आप इसको खरीद सकते हो डायरेक्टली किसी भी मोबाइल ऐप पे, किसी भी म्यूचुअल फंड के ऐप पे जाके आप खरीद सकते हो। आपको ब्रोकिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट होने की रखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी आसानी बहुत ज्यादा है, सिंप्लिसिटी ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड ईटीएफ का एडवांटेज ये है कि अगर बाजार सुबह 9:15 को शुरू होता है और 3:30 को बंद होता है, और दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे एक सडनली बहुत बड़ा करेक्शन आ गया भाव में, और आपको 12:30 बजे के भाव पे पैसा लगाना है इंट्राडे भाव पे, तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ आपको वो भाव पे एंट्री दे सकता है। अभी ये बहुत कम होता है कि इंट्राडे वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो कि आपको बीच वाले भाव पे लगाने की जरूरत पड़े। तो ईटीएफ में ये एक एडवांटेज है। इसके सामने आज की तारीख में ईटीएफ में एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि ये कैटेगरी अभी डेवलप हो रही है, ये नेसेंट स्टेज पे है, तो इसमें जो डिमांड सप्लाई होता है वो इतना बैलेंस नहीं है। तो काफी टाइम अगर मान लो 100 रुपया भाव होना चाहिए उस ईटीएफ का दिन में, वो डिमांड अगर ना हो तो उसका भाव 99 हो जाता है, और आपको मान लो उसी समय पे बेचना हो तो 100 के बजाय आपको 99 पे बेचना पड़ेगा। तो इसका खर्चा भले कम है, मैनेजमेंट फी इसका सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट होगा, लेकिन ये जो बिड आस्क स्प्रेड है, ये नुकसान आपको झेलना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर। तो ये ईटीएफ का जो कैटेगरी है ये बिल्ड हो रहा है, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो जैसे इसमें और इन्वेस्टर आएंगे और डिमांड सप्लाई मैच हो जाएगा, तो इसका एक्सपीरियंस भी इंडेक्स के जैसे होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज का जो फिलहाल करंट इकोसिस्टम है उसमें मेरा ये मानना है कि इंडेक्स फंड के पास ज्यादा एडवांटेज है सिंप्लिसिटी का, और ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, नेट कॉस्ट ऑफ इंडेक्स फंड इज लेसर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कहीं न कहीं मुझे एक एडवांटेज ये लगती है कि इंडेक्स फंड को ना खरीदने के बाद बेचना शायद इतना आसान नहीं है जितना ईटीएफ को बेचना है। वो मोबाइल ऐप से तुरंत निकाला और सेल बटन दबा दिया। तो कहीं न कहीं एक डिसिप्लिन भी जो है वो डेवलप करता है इन्वेस्टर्स के अंदर। ओके, एक बहुत ही ऐसा टर्म है या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में इग्नोर कर देते हैं और वो है एसेट एलोकेशन। तो सबसे पहले तो आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा, आपकी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहती है? अगर आज आपका पोर्टफोलियो हम देखें तो किस तरीके से दिखता है वो? कितना डेट में या कमोडिटीज़ में और कितना इक्विटीज़ में हम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है? तो पहले तो मैं अपना पूरा जो मेरी पूरी सेविंग्स है वो डीएसपी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो फंड मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, मेरा पैसा उसी में होना चाहिए। दूसरा, मैं अपना पैसा सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। आई डोंट बाय स्टॉक्स, आई डोंट बाय एनी अदर एसेट क्लास, क्योंकि अगेन मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये इतनी बढ़िया कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, नॉट जस्ट बिकॉज आई अर्न माई सैलरी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, बट इट इज टैक्स एफिशिएंट। आपको जब पैसा निकालना है 24 घंटे में आप निकाल सकते हो। इट इज ट्रांसपेरेंट, आपको इसका पोर्टफोलियो हर महीना पता होता है। इट इज वेल रेगुलेटेड। आपके पास कन्वीनियंस है, कोई भी अमाउंट में आप निकाल सकते हो पैसा। आपके पास 5 लाख रुपए, आपको सिर्फ 5,000 का रिडेम्पशन करना है, 2 लाख का करना है, पूरे 5 लाख का करना है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है इसमें। इसमें SIPs, SWPs, ये टाइप के फीचर्स भी है। तो ये एक बात है कि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इसमें मेरा पूरा का पूरा पैसा प्रॉब्ली 99.9% म्यूचुअल फंड्स में है, और DSP के म्यूचुअल फंड्स में पूरा इन्वेस्टमेंट होता है मेरा। फिलहाल करंट स्टेज पे मेरा जो एसेट एलोकेशन है वो इस तरह से है। 50% इन्वेस्टमेंट है इंडिया के इक्विटी फंड्स में। इक्विटी फंड्स जो इंडियन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। फिर मेरा अराउंड 15% इन्वेस्टमेंट है उन इक्विटी फंड्स में जो ग्लोबल स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर दुनिया भर में बहुत सारी अच्छी कंपनीज अवेलेबल है जो इंडिया में नहीं है, तो मैं क्यों उसका फायदा ना लूं। तो हमारे जो इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड है, इसके जरिए मैं बाहर भी पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये हो गया 15 15 65%। फिर रफली अराउंड 25% इन्वेस्टमेंट है मेरा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में। सो देयर इज अ फंड कॉल्ड DSP शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये 2 से 3 साल के AAA बॉन्ड्स खरीदता है। तो जब जब तो ये मेरा एसेट एलोकेशन का तरीका है कि थोड़ा पैसा मैंने हमेशा डेट में रख दिया। तो जब बहुत बड़ी मंदी होती है, जब 20-30% का करेक्शन होता है, तो मुझे पता है कि अगले 2-3 साल स्टॉक मार्केट से रिटर्न नहीं भी बनेगा, और मुझे अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो ये डेट वाला इन्वेस्टमेंट मेरा खर्चा या मेरा एसेट एलोकेशन देख लेगा। तो ये हुआ 65। और हाँ, और बाकी का जो 10% है वो गोल्ड फंड और गोल्ड बॉन्ड्स में है। तो इसके जरिए मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड का एक्सपोजर मिल जाता है। और ये जो 15 रुपया मैंने आपको बताया जो इंटरनेशनल फंड्स में है, लार्ज पार्ट ऑफ दिस इज इन ग्लोबल एनर्जी कंपनीज। तो जो दुनिया भर में बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में काम करती है या एनर्जी के स्पेस में है, तो ये मेरा टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट है जो मैंने 1.5-2 साल पहले, जब ऑयल का प्राइस एक दिन के लिए जीरो के नीचे गया था, तब किया था, क्योंकि वो इरेशनल भाव हो गया था। और उस दिन पे ये सारी कंपनी बहुत ही अच्छे भाव पे मिल रही थी। तो ये इस तरह से मैंने अपने पोर्टफोलियो का डिजाइन किया है। सो ब्रॉडली ये है 65 रुपया इक्विटी में, 25 रुपया डेट में, और 10 रुपया गोल्ड में। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, जैसे आपने ये शॉर्ट टर्म डेट फंड्स जो बताए, क्या एक लेमैन को अपना इमरजेंसी फंड ऐसी जगहों पे पार्क करना चाहिए या सेविंग्स और एफडीज में ही रखना चाहिए? देखिए, डेट फंड में भी है ना 12 तरह के अलग अलग ऑप्शंस है। और इस पे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। जैसे हमारे पास एक डेट फंड है जिसका नाम है ओवरनाइट फंड। ये सिर्फ एक दिन का इन्वेस्टमेंट है। तो आपका पैसा, बहुत सारे लोग करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो ये उसका ऑल्टरनेटिव है। करंट अकाउंट में 0 मिलता है, इसमें 3.5-4% रिटर्न मिलता है। फिर जैसे हम काफी टाइम हमारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, और उसके सामने हमारे पास लिक्विड फंड है जो 7 दिन बाद आप कभी पैसा निकाल सकते हो। और इसमें आज के एनवायरनमेंट में, आज के डेट मार्केट के एनवायरनमेंट में रफली 5% के आसपास रिटर्न बनता है। तो नॉर्मली डेट फंड्स में लिक्विडिटी होती है, और जनरली एफडी जितना या एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। तो इन्वेस्टर्स, पर्सनली मैं, और ये सीख मुझे 98-99 में जब पहली बार इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ था, तो जो हमारा ट्रेनिंग होता था इंडक्शन में, उसी दिन सिखाया गया था कि जब आपका पगार आएगा, आप अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो तो बैंक का भला होगा, क्योंकि वो बैंक के लिए फ्लोट है। तो उससे अच्छा आप वो पैसा बैंक के शेयर में खरीद लो। अगर आपका पैसा लॉन्ग टर्म का है तो बैंक का ही शेयर खरीद लो थ्रू आवर इक्विटी फंड, या फिर आप उस बैंक की एफडी खरीद लो थ्रू अवर डेट फंड। बिकॉज डेट फंड में 3 साल से ज्यादा अगर पैसा रुक गया तो आपको इंडेक्सेशन का, टैक्स का एडवांटेज भी मिलता है, जो इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलता है, बॉन्ड पे या एफडी पे नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन वही बॉन्ड अगर मेरे फंड के अंदर होगा, तो मुझे वो फंड के ऊपर, आप सीए हो तो आपको ये बहुत आसानी होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि डेट फंड में 3 साल से लंबा पैसा अगर रखा आपने, तो आपका टैक्स का जो इफेक्टिव टैक्स रेट है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए,
वो 30% से गिर के सीधे 5 या 10% पे आ 30 सकता भी है। नहीं सर, 42% लगता है अगर आप 5 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, सरचार्ज वगैरह लगा के। और ये जो सरचार्ज है, जो इनकम टैक्स पे सरचार्ज लगता है, वो भी बहुत कम हो जाता है आपका जब ये कैपिटल एसेट बन जाता है तो। आई थिंक 15% तक सरचार्ज को रिस्ट्रिक्ट कर दी जाता है, अदरवाइज़ जो 37% तक सरचार्ज जाता है, राइट। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को डेट फंड्स अपने एसेट एलोकेशन में यूज़ करने चाहिए, या वो पूरा इक्विटी में ऑल इन एक्सपोज़र रखे इक्विटी में? नहीं तो मेरा ये मानना है कि 2-3 रीज़न है कि क्यों डेट फंड होना चाहिए कि एक तो मान लो आपका आपका कुछ-कुछ पैसा है जो आपको 1 साल बाद ज़रूरत है, 2 साल बाद ज़रूरत है। एंड नॉर्मली स्टॉक मार्केट या इक्विटी फंड्स में ऐसा होता है कि अगर कोई रैंडम एक्सीडेंट या इवेंट हो गया हुँ। मार्केट में, तो और जिस दिन आपको पैसे की ज़रूरत है और उसी महीने में अगर बाज़ार 10-15% नीचे गिर गया, तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। हुँ। तो जितना आपके पैसे की नीड 3 साल से कम वाले टाइम होराइज़न की है या इवन 5 साल से कम वाले टाइम होराइज़न की है, वो डेट फंड में जाना चाहिए। वो इक्विटी फंड में नहीं जाना चाहिए। इक्विटी फंड में तभी आप इन्वेस्ट कीजिए जब आपका 5 साल से लंबे अरसे का टाइम होराइज़न हो। तो ये पहला रीज़न है क्यों डेट फंड होना चाहिए। दूसरा रीज़न जैसे मैंने बताया कि काफ़ी टाइम बाज़ार महँगा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। जैसे मैंने 2008 की बात की या 2000 के बबल की बात की। ऐसे माहौल में अगर आपके पोर्टफोलियो में 20, 25, 30% डेट में है, ये आप बहुत सुनते होंगे कि इन्वेस्ट व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट और इन्वेस्ट व्हेन स्टॉक प्राइसेस फॉल। लेकिन आप वो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ तो इक्विटी के बाहर होना ज़रूरी है। अगर आपका पूरा का पूरा इक्विटी में लगा हुआ है और बाज़ार 20% गिर गया, तो आप वो 20% करेक्शन का एडवांटेज कैसे ले पाओगे? अगर उस दिन आपके पास कुछ पैसा डेट में है या आपने ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया जिसमें डेट और इक्विटी का मिश्रण है, जिसे हाइब्रिड फंड बोलते हैं, हम जिसे एसेट एलोकेशन फंड्स बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें डेट का एक कंपोनेंट आ जाता है। तो जो बाजार के उतार चढ़ाव का एडवांटेज लेके आपको मंदी में वो डेट को बेच के इक्विटी खरीद लेगा और बहुत ज्यादा तेजी हो गई तो इक्विटी को बेच के वापस डेट को खरीद लेगा। तो ये डेट का रोल है दो तरीके से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए और दूसरा बाजार के वैल्यूएशंस को बैलेंस करने के लिए। राइट, कहीं ना कहीं रीबैलेंसिंग में हेल्प करेगा आपको। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। उम्मीद करता हूँ सर आपने भी क्वेश्चंस को एंजॉय किया और आपने बहुत अच्छे से बहुत सिंपल टर्म्स में आंसर दिया एंड वी रियली एंजॉयड इट। आई होप हमारे ऑडियंस भी एंजॉय करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। थैंक यू नीरज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो एज यूजुअल अब मैं समराइज करने जा रहा हूं आज के पूरे सेशन को। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन बातों को और हो सके तो नोट पैड ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा ताकि आप लोग कभी भी कोई मिस्टेक ना करें या मिस्टेक करने वाले हों तो अपने आप को बचा पाएं। सबसे बड़ी लर्निंग जो मुझे मिली वो ये थी कि ऑल करेक्शंस आर टेम्परेरी बट ऑल रैलीज आर परमानेंट। क्या गजब की बात थी, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए करेक्शन जो है वो टेम्परेरी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो रैलीज आपको दिखेंगी वो परमानेंट है, जो ऊपर की तरफ स्टॉक मार्केट को ले जाती है। और याद रखिएगा कि इस एपिसोड में हमने ये भी बात सीखी कि आपको एज अ लेमन इन्वेस्टर बहुत ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। स्टॉक मार्केट चलती है हमेशा कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पे होना चाहिए। सेकंड और सबसे इंटरेस्टिंग लर्निंग जो मुझे सेशन की लगी वो बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया गया कि कैसे आप लोग जो है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में अपनी वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और अपने वेल्थ क्रिएशन गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं। वो बात थी सेव मोर एंड सेव फॉर लॉन्ग टर्म। कहीं पे लिख लीजिए इस बात को, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और एक बात और भी बताई गई यहाँ पे कि अगर मार्केट गिर रही होती है तो हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग ज्यादा यूनिट्स जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के। एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारा ये रहा कि बबल्स को कैसे स्पॉट किया जाए स्टॉक मार्केट में। तो उसके बहुत सारे इंडिकेशंस हमें आज पता चले, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाई वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए या फिर अचानक से बहुत सारे आईपीओ आने लग जाएं, इंटरेस्ट रेट जो है वो एवरेज से कम होने लग जाएं। तो ये कुछ 2-3 मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिए हैं। और भी बहुत सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी थी, जिसको देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक बबल में है। एक और लर्निंग हम लोगों ने जो आज ली वो थी इंडेक्स फंड और ईटीएफ को लेके। जब इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बीच में हमने सवाल पूछा कि कौन सी चीज जो है ज्यादा सही है, तो ऐसा माना गया, ऐसा बोला गया कि इंडेक्स फंड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इंडेक्स फंड जो है ज्यादा मैच्योर्ड है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडेक्स रादर देन ईटीएफ। क्योंकि ईटीएफ अभी नए नए आए हैं, उनके बारे में जो है अभी चीजें पता चल रही हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे इस इंस्ट्रूमेंट की ग्रोथ होगी वैसे वैसे ये भी इंडेक्स फंड के साथ ही जाके जो है वो खड़ा हो जाएगा। हम लोगों ने बातचीत करी थी कि इंडेक्स फंड में जो है आप लोग एएमसी के थ्रू खरीदते हैं और ईटीएफ जो है आप लोग स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय कर सकते हैं, बट ईटीएफ में थोड़े से लिक्विडिटी इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। जब इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड्स की बात चली तो इंडेक्स फंड के रिटर्न हमें कैसे देखने चाहिए इसके ऊपर हमें बताया गया कि इंडेक्स फंड के रिटर्न हमें देखने चाहिए द मार्केट रिटर्न माइनस द एक्सपेंस रेशियो, जो कभी भी मार्केट से ऊपर नहीं जा पाएंगे ओवरऑल। और बात चली जब एक्टिव म्यूचुअल फंड की तो हमें बताया गया कि
लगभग 40-50 म्यूचुअल फंड आज भी ऐसे हैं मार्केट में, एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं जो कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड को जो है वो बीट कर देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन 40-50 म्यूचुअल फंड्स को हम लोग रिसर्च के थ्रू ढूंढ पाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प की मदद से हम लोग उन म्यूचुअल फंड्स को ढूंढ पाएं और उसमें इन्वेस्ट कर पाएं। एसेट एलोकेशन की जब बात चली तो हमें पता चला कि हमें इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और डेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक सिंपल सा रूल जो हमें मिला इस पर्टिकुलर एपिसोड से वो ये कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने सारे काम करने चाहिए और कोई रूल ऑफ थंब है नहीं। लेकिन हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से जो है आप लोगों को एक समझदारी जरूर दिखानी चाहिए। अगर आपके पास कोई पैसा 3 या 5 साल के आसपास के लिए है, 3 से 5 साल के आसपास के लिए है, तो वो पैसा आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट ना करते हुए डेट में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। जब 5 साल से ज्यादा के लिए आपके पास पैसा हो तो डेफिनेटली हमें उसे इक्विटीज के अंदर पार्क करना चाहिए, वहां पे ग्रोथ के चांसेस जो है बहुत जबरदस्त हैं। सो दीज वर सम ऑफ द कंक्लूजन फ्रॉम दिस अमेजिंग एपिसोड। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, ग्रो के म्यूचुअल फंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, म्यूचुअल फंड की बात के सारे एपिसोड जरूर देखिएगा और जुड़ जाइएगा हमारी टीम के साथ। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और धमाकेदार एपिसोड में जहां पे हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इन्वेस्टिंग इन जनरल के बारे में, ताकि आप लोग म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारी चीजें सीख पाएं, सीख के इन्वेस्ट कर पाएं और इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाएं। राइट, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.